आज के इस वीडियो में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच के भाग 5 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं ये बता दूं कि भाग 1 में मांग की लोच का अर्थ, उसका फार्मूला, मांग की लोच के प्रकार, जहां पे मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच का अध्ययन किया। भाग 2 में मांग की कीमत श्रेणियों का, साथ ही साथ मांग की कीमत लोच के श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया। भाग 3 में मांग की कीमत लोच मापने की 3 प्रमुख विधियों का अध्ययन किया और तीनों का विस्तृत रूप में भी अध्ययन किया गया। भाग 4 के अंतर्गत मांग की आड़ी लोच का अध्ययन किया, जहाँ पे उसका फार्मूला को हम लोगों ने देखा और मांग की आड़ी लोच का विभिन्न वस्तुओं के बीच जो संबंध है उसको भी हम लोगों ने देखा। भाग 4 में ही मांग की आय लोच के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि आय और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के वस्तुओं जैसे लग्जरीज गुड्स, नॉर्मल गुड्स, नेसेसिटीज़ गुड्स, इसेंशियल गुड्स में मांग की आय लोच का क्या स्थिति होता है उसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया। आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे, अनुपातिक विधि या प्रणाली में मांग की लोच के विभिन्न मान, क्या क्या वैल्यूज़ होते हैं। अनुपातिक विधि, या जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड्स के आधार पर इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं, तो उस स्थिति में किस प्रकार के वैल्यूज़ पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही अध्ययन कर चुका है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रूप में मुख्यतः जाना जाता है, उसके 5 प्रमुख श्रेणियाँ: इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 0, इक्वल टू इन्फिनाइट और इक्वल टू 0। इन 5 स्थितियों को अलग अलग तरीके से हम लोग देखते हैं। पहली स्थिति इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, जिसे हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं। इन सभी का परिभाषा हम लोगों ने पहले ही बता चुका है, देख चुका है, बट यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक तरीके का हम यहाँ पे बनाए हैं, जिसके आधार पे आप अच्छे से एक समरी के रूप में, सारांश के रूप में देख सकते हैं। तो फर्स्ट है ED इज इक्वल टू 0। ED मतलब मांग की लोच बराबर 0 है। मांग की लोच अगर 0 है तो उसे हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। और इस स्थिति में नो चेंज इन डिमांड, मांग की मात्रा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में मांग की रेखा जो है वो वर्टिकल कर्व होता है। वर्टिकल कर्व कहने का मतलब y अक्ष के समानांतर होगा, और यह स्थिति इसेंशियल गुड्स में पाया जाता है। आवश्यक वस्तुएं जो हैं उसके लिए ये पाया जाता है, अति आवश्यक वस्तुओं के स्थिति में यह पाया जाता है। सेकेंड, ED इज लेस देन 1। ED इज लेस देन 1 कहने का मतलब है कि मांग की लोच जो है वो 1 से कम है। मांग की लोच 1 से कम है तो उसे हम लोग इन इलास्टिक कहते हैं। इन इलास्टिक मीन्स बेलोचदार। सापेक्षिक बेलोचदार मांग, रिलेटिवली इन इलास्टिक, जहाँ पर लेस चेंज इन डिमांड होता है, मांग की मात्रा में कम परिवर्तन होता है। इसके परिभाषा में मैंने बताया था कि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उससे कम अनुपात में यदि मांग की मात्रा में परिवर्तन हो तो उसे हम लोग रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, सापेक्षिक बेलोचदार मांग कहते हैं, जिसे हम लोग ED इज लेस देन 1 से डिनोट करते हैं या दिखलाते हैं या उसे दर्शाते हैं। और जब इन इलास्टिक
इलास्टिसिटी होता है, सापेक्षिक बेलोचदार मांग होता है, तो मांग की रेखा स्टीपर होती है। स्टीपर का मतलब अधिक ढाल वाला, और यह स्थिति नेसेसिटीज गुड्स के लिए, आवश्यक वस्तुओं के लिए पाया जाता है, जैसे फूड्स है, फ्यूल है। इन वस्तुओं ये वस्तुएं हमारे नेसेसिटीज गुड्स के अंतर्गत आती हैं, और ऐसी वस्तुओं का इलास्टिसिटी जो है लेस देन 1 होता है, और जिसे हम लोग सापेक्षिक बेलोचदार कहते हैं। तीसरा नंबर जो है वो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, जिसे यूनिटरी बोलते हैं, इकाई के बराबर लोच या सम लोचदार मांग। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है, इक्वल चेंज इन डिमांड एंड प्राइस। कहने का मतलब है कि जिस अनुपात में मांग कीमत में परिवर्तन होता है, अगर उसी अनुपात में मांग की मात्रा में परिवर्तन हो तो उसे हम लोग सम लोचदार मांग कहते हैं। और यह जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा कर्व मांग का रेखा बनता है, और यह नॉर्मल गुड्स के अंतर्गत लागू होता है। सामान्य वस्तुएं जहाँ पे होती हैं, जो आम जनता के लिए प्रायः प्रयोग किए जाते हैं, उसके लिए यूनिटरी इलास्टिसिटी यूज किया जाता है। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होता है। कहने का मतलब है कि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में मांग की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, ईडी इज ग्रेटर देन 1। ईडी इज ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब है मांग की लोच इकाई से अधिक है, जिसे हम लोग सापेक्षिक लोचदार मांग कहते हैं। सापेक्षिक लोचदार रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, जहाँ पे मोर चेंज इन डिमांड कहने का मतलब है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन किया जाता है, उससे अधिक अनुपात में यदि मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 कहते हैं। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 कहते हैं। और ऐसी स्थिति में मांग की रेखा जो है फ्लैटर होती है, चपटा होता है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे लेस देन 1 को, तो मांग की रेखा स्टीपर, लेकिन यदि आप इलास्टिक रिलेटिवली इलास्टिक जिसे कि सापेक्षिक लोचदार मांग कहते हैं, वहाँ पे मांग की रेखा जो है फ्लैटर होती है। और यह स्थिति लग्जरीज गुड्स के लिए लागू होता है। लग्जरीज गुड्स, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, लग्जरीज गुड्स उन वस्तुओं को, विलासिता की वस्तुओं को कहते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कार हो गया। तो ये सब हमारे लग्जरीज गुड्स के अंतर्गत आते हैं, और इन वस्तुओं के लिए मांग की लोच सापेक्षिक लोचदार होती है। सापेक्षिक लोचदार, जैसा कि आप जानते हैं, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, उससे अधिक अनुपात में मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट कहने का मतलब है कि मांग की लोच अनंत होती है। अनंत, जिसे कि हम लोग परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। और ऐसी स्थिति में इन्फिनाइट चेंज इन डिमांड होता है। कहने का मतलब है कि कीमत में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। या तो फिर अगर कहें कि कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, तो उसे हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। और जब पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति होती है, तो वैसे में मांग की रेखा हॉरिजेंटल कर्व के रूप में होता है। हॉरिजेंटल कर्व एक्स अक्ष के समानांतर, या कहें तो मांग की मात्रा के समानांतर अक्ष के रूप में होता है। और यह जो है मतलब कि पूर्णतः लोचदार मांग जो है इमेजिनरी
इमेजिनरी सिचुएशन कहने का मतलब है जो हम लोग स्वप्न में देखते हैं। जनरली ये चीज़ देखने को मिलता नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में हमारा इलास्टिसिटी जो है इन्फिनाइट होता है जब इमेजिनरी सिचुएशन होता है, काल्पनिक जिसको आप बोलते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है। इट एग्जिस्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये स्थिति जो है, ये मांग की लोच जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में देखने को मिलता है। एक नोट है, एक इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो और इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनाइट सैद्धांतिक दृष्टिकोण से दोनों महत्वपूर्ण है, परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसको देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से जो सबसे इम्पॉर्टेंट 5 प्रमुख श्रेणियाँ जो प्रोपोर्शनेट मेथड के आधार पर हम लोग ज्ञात करते हैं, उनके लोच को एक समरी के रूप में, एक संक्षिप्त के रूप में इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अंत में अब मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं, जो कीमत लोच को प्रभावित करते हैं, जिसमें से उपभोक्ता व्यवहार, वस्तु की प्रकृति, उपभोग के स्थगन की संभावना, वस्तु पर व्यय किया जाने वाला आय का भाग, वस्तु के विविध प्रयोग, उपभोक्ता की आय, निकटतम प्रतिस्थापनों की उपलब्धता। अब हर एक पॉइंट्स को अगर आप एक्सप्लेन करें, चूँकि यहाँ से क्वेश्चंस आता है, लंबे क्वेश्चंस आते हैं, कहने का मतलब है कि 4 नंबर के क्वेश्चंस या फिर 6 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से प्रायः पूछा करता है। तो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें, इस टाइप का क्वेश्चंस आता है। उसमें से आपको इन पॉइंट्स को बताना होगा, साथ ही साथ इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि किस प्रकार से मांग की कीमत लोच को ये प्रभावित करते हैं। उसमें से फर्स्ट है उपभोक्ता व्यवहार, बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। कहने का मतलब है कि उपभोक्ता का व्यवहार किस प्रकार का है। उपभोक्ता बहुत तरह के होते हैं। मान लिया जाए कि कोई नशीला उपभोक्ता है, किसी वस्तु का, वो मादक पदार्थों का, शराब का वो सेवन करता है, तो उसके अंदर क्या है कि वो किसी भी चीज़ों को उपभोग करने की प्रवृत्ति जो है वो एक सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अलग हो जाता है, जिसके कारण वो क्या है कि वस्तुओं का डिमांड पर उसका प्रभाव पड़ता है और मांग की कीमत लोच प्रभावित हो जाती है। दूसरी जो है वस्तु की प्रकृति है। वस्तु की प्रकृति मतलब कि आपको जानना पड़ेगा कि किस टाइप का वस्तु है, वस्तु का नेचर क्या है, क्वालिटी क्या है। इन स्थिति को देखते हुए भी कंज्यूमर इससे इफ़ेक्टिव होता है और फिर मांग की कीमत लोच उससे प्रभावित हो जाती है। इसी प्रकार से उपभोग के स्थगन की संभावना, किसी वस्तु को कंज्यूमर किस टाइप से उपभोग करता है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, उसकी संभावना जो है उपभोग करने का, वो भी मांग की कीमत लोच को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है वस्तु पर व्यय किया जाने वाला आय का भाग। आप मान लिया जाए कि आपका इनकम क्या है, इनकम पर डिपेंड करता है कि आप जो वस्तु पर व्यय कर रहे हैं अपने आय का कितना भाग कर रहे हैं। अगर आप अधिक भाग व्यय कर रहे हैं तो वहाँ पे मांग की कीमत लोच अधिक होगी, कम भाग अगर व्यय कर रहे हैं तो कीमत लोच कम होगी। वस्तु के विविध प्रयोग, जिस वस्तु का आप उपभोग करना चाहते हैं उन वस्तुओं का कितना प्रयोग करते हैं। मान लिया जाए कि आप एक टीवी खरीदे, तो टीवी खरीदे तो एक बार टीवी खरीदते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आज टीवी खरीदे और कल वो ख़त्म हो गया या 1 महीने बाद ख़त्म हो गया। ये क्या है, एक फिक्स्ड हमारा एसेट्स हो जाता है जिसको हम रखे रहते हैं और बहुत दिनों तक चलता है। तो इस प्रकार से इसकी लोच जो है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। मतलब कि कोई वस्तु है जिसे हम पर डे यूज करते हैं तो वहाँ पे उसकी लोच अधिक हो जाती है, और अगर कोई वस्तु है जिसे हम अधिक दिनों के बाद उसका फिर परचेज करते हैं तो उसकी लोच कम हो जाती है। उपभोक्ता की आय जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आय वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इफ़ेक्ट करता है और वो मांग की लोच को भी प्रभावित करता है। निकटतम प्रतिस्थापनों की, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो भी
क्या उसकी उपलब्धता है। अगर वो उपलब्ध है तो उसकी लोच कम होगी, और उसका निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु अगर उपलब्धता नहीं है या कम है तो वहाँ पे मांग की लोच भी कम होगी। इस प्रकार से इस 5वें भाग में आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का समाप्ति होता है, और इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।